बढ़िया, आप बताइए। कैसा लग रहा है सर? आप जो पहली बार राजस्थान में आए आई थिंक, क्या फील लग रहा है सर? टू बी ऑनेस्ट ये मेरा पहला टूर है जयपुर का, तो मुझे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जैसे इंसान, इतनी हस्ती, बड़ी हस्ती मेरे साथ हो, तो आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर बताइए अपने ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, दर्शकों को नई चीज वाइब के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बुलाया है। ये जलमहल है सर जी। और यहाँ पर पूरा अरावली हिल्स आपको नजर आ रहा है। इससे अच्छी लोकेशन शायद नहीं हो सकती थी, तो लोकेशन के बारे में आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले जुनैद, मैं इसके लिए थैंक यू बोलूंगा कि तुमने जो लोकेशन चूज करी है वो एग्जैक्टली बहुत प्रीसियस है और बहुत अच्छी है। जैसे मैं अपने पीछे देख सकता हूँ जलमहल, सोचो कि इसे खड़ा होने में, ठीक है, और अब तक खड़ा रहने में जितना समय लगा, उसे समझ लो कि हमें भी अपनी कोचिंग को बढ़ाने में और खड़ा करने में टाइम लगा। क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया आपने। देखो जलमहल, देखो पानी के बीचों बीच है और आप बिलीव करो वो इतना गहरा है, ठीक है, और उसी प्रकार से मैं अंदाजा लगा लो कि हमारी जो कोचिंग है उसको एस्टेब्लिश करने में हमें कितना टाइम लगेगा। सही बात। बिल्कुल। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि सिर्फ जलमहल ही नहीं, इसके अलावा भी हमने और भी लोकेशंस को प्लान किया है, तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। जी जी, तो क्या रही आपकी जर्नी ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, क्या फर्क देखते हैं आप? देखो जुनैद, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऑनलाइन में ऑफलाइन में पिछले अगर मैं 15 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस या डिफरेंस बताऊं, तो मैं जैसे बड़ा हुआ हूं, मैंने हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाई करी, ठीक है। तो उस टाइम पर जब हम पढ़ते थे तो ऑफलाइन का ज्यादा वो था, कह सकते हैं एक ट्रेंड, ठीक है, और प्रेफर लोग वही करते थे। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, जैसे ट्रेंड बढ़ा, नई टेक्नोलॉजी आई, नए लोग आए, नए लोग मिले, तो फिर उसी का झुकाव क्या हो गया ऑनलाइन। और ऑनलाइन की अगर मैं आपको बताऊं शुरुआत अगर हुई है वो कोविड-19 से हुई है, क्योंकि उससे पहले जो ऑनलाइन का कंसेप्ट था किसको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन होता क्या है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये था, जैसे हम ऑनलाइन से आए तो ऑनलाइन में आने से पहले हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था यार, ये एक ऐसा जुआ है या ऐसा बिजनेस है कि आप जो करने जा रहे हो वो चले ना चले। कारण क्या था उसका मैं बता देता हूँ। कारण ये था कि देखो, जो बच्चा, जो पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा ऑफलाइन है, वो उसको ऑनलाइन में कैसे अडॉप्ट करेंगे, ट्रस्ट इशू, ठीक है। और दूसरा कंसर्न ये है कि बंदा भाई अननोन बंदा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा रहा, तो कैसे जानेगा, तो हमें ये वाला फेस करना पड़ा। और कई पेरेंट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, समझ रहे? तो सोचो उस टाइप से क्या फैकल्टीज का भी इशू आया होगा कि फैकल्टीज को हम कैसे चूज करें, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रस्ट इशू बनाना बहुत। देखो बिल्कुल जुड़े, देखो फैकल्टी तो एक मेन फैक्टर रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। सही बात। आपके लिए पता है कि एक ट्रस्ट और एक लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट का ऑनर है, ठीक है, तो उसके लिए वो सबसे उम्मीद करेगा कि एजुकेटर तो एक तो वो लॉयल रहे और ऑनेस्टी रहे, क्योंकि देखो वो आपकी ऑनेस्टी पे कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, वो सिर्फ आपने जो बोला वो उसी को ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये आपके ऑनलाइन में सबसे पहली प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी होती है कि आप उसको बनाए रखें। सही। तो ये चीजें हैं। फॉरेन के अंदर में सारी ट्रेंड काफी हद तक चलता है, तो क्या कारण है कि इंडिया में इसमें बहुत समय लग रहा है या इसको आने में बहुत टाइम लग रहा है? जुनैद देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें आने में टाइम लगा, वहाँ के लोग ना एक एडवांस लेवल है उनका, ठीक है, उनके सोचने का, समझने का जो तरीका है वो इंडियन से लाइफस्टाइल का बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम जो चीजें 5 साल में सीखेंगे ना, वो ऑलरेडी वो 2-2.5 साल में सीख जाते हैं, क्योंकि उनके क्या रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा है, ठीक है। इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं उस रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइज करने नहीं देते, ठीक है, जिसके चलते क्या है वहाँ पर के जो पेरेंट्स होते हैं और हमारे इंडिया के जो पेरेंट्स होते हैं, क्या माइंड उनके अंदर होता है, किस अकॉर्डिंग वो बात करते हैं आपसे? ओके जुनैद, बात ये है कि एक इंडियन पेरेंट्स की और एब्रॉड पेरेंट्स की जो एक परवरिश होती है वो होती है डिफरेंट। बिल्कुल। हम एक ऐसे कंडीशनली मान लो या ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिलीज हैं जिनको बचपन से संस्कृति, कल्चर्स, ठीक है, रीति रिवाज, रिचुअल्स में हमेशा दबा के रखा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पूजा पाठ करना बहुत महान माना जाता है, लेकिन एब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं है। आर यू फ्री फ्रॉम योर साइड? अगर जैसे ही आप 18 के होते हो तो एब्रॉड के पेरेंट्स बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, वो उनके पैरों पे छोड़ देते हैं, बेटा तो जो करना है कर। लेकिन हमारे पेरेंट्स इंडिया में क्या है, बच्चा अगर 18 के, अगर 20 का भी हो गया तो उसको पीछे नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई बच्चा बिगड़ ना जाए, बच्चा ये ना कर ले, बच्चा वो ना कर ले। बच्चे को फ्रीडम देने में उन्हें कम से कम 30-35 साल चाहिए कि मेरा बेटा 25 साल का होगा तो वो मैच्योर होगा। लेकिन एब्रॉड में ऐसा नहीं है। आपका बच्चा 18 साल का हो गया, आपका बच्चा मैच्योर हो गया, ही कैन टेक ओन डिसीजंस। तो ये डिफरेंस होता है। तो यही चीज अगर पेरेंट्स को हम बात करते हैं, जैसे आप कन्विंस भी करते होंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको यही इशू आता होगा क्योंकि वो आसानी से कन्विंस नहीं हो पाते, क्योंकि कई पेरेंट्स ऑफलाइन ही प्रेफर करते हो, चाहते हैं कि हमारा टीचर और हमारा स्टूडेंट साथ में ही रहे। लेकिन फॉरेनर में ऐसे शायद 50% भी इशू नहीं आता होगा आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। देखो इंडिया में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट इशू के भैया टीचर। एक चीज और है हमारे में देखा गया है, एक फीमेल और मेल का बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, कैसे? सबसे बड़ा आधे पेरेंट्स है ऑर्थोडॉक्स,
सर हमारे बच्चों को ना फीमेल टीचर ही पढ़ाएगी तो पढ़ाएंगे, मेल हमें इंटरेस्टेड नहीं है। Okay. यहाँ तक कि मेल को देखा भी नहीं, लेकिन परसेप्शन प्रोडक्ट ऐसा कर दिया है कि वो हमारे लिए बेकार है। बेकार। एब्रोड में क्या है, ओपन माइंडेड लोग हैं, ओपन सोचते हैं, ठीक है, उनका बेटा पढ़ रहा है, उन्हें पता है मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो वो उस चीज को शिक्षा के प्रति डोनेट करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को चाहे फीमेल पढ़ाए मेल पढ़ाए लेकिन बढ़िया पढ़ाए। वो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे बस पेरेंट्स मेल और फीमेल पे डिमांड करते हैं। आप इंडिया में ठीक है। और टूरिज्म सेक्टर सर बहुत ज्यादा वास्ट सिस्टम है सर, इसके अंदर में आप घूमते घूमते और रिसोर्सेज कितने ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। कई बार ऐसे ब्लॉगर्स आपको मिले होंगे रास्ते में, तो अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए हमारे। बिल्कुल, जैसे मैं अभी रिसेंटली बताऊं, शब्द उत्सव में गया था, दिल्ली का बहुत पॉपुलर था, दिल्ली गवर्नमेंट का फंडेड था, 2.8 करोड़ का उसका फंडिंग लगाया था। उन्होंने बताया था, जो मुझे अपडेट मिला है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं श्योर नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे पता लगा, तो मैं कई ब्लॉगर्स में ब्लॉगिंग कर रहा था वहां पर, तो एक दो ब्लॉग आए, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई आप क्या करते हो, मैंने बता दिया मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कह रहा भाई हमने भी ट्रैवल करते हैं, हमारी ब्लॉगिंग, हमारे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और नए नए आइडिया देते हैं, आप ऐसा बनाओ ऐसा। उसने बताया कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि इंडिया गेट के चांदनी चौक क्या है, कहाँ पर अवेलेबल, नहीं पता लोगों को, नहीं पता। सोचो, इसको ये नहीं पता मोरी गेट क्या है, इसको ये भी नहीं पता मैं बदरपुर में, तो बदरपुर कहाँ पर है। तो सोचो, जब हमें इतना कंसेंट पता है कि लोगों को नहीं पता, अगर हम उसे अवेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए ना। सही बात है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो बिल्कुल सिंपल रखो चीजों को। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि सिंपल मैसेज रॉ रहना चाहिए, बिल्कुल मैसेज रॉ रहो, जैसे तुम हो वैसे ही दिखाओ, डोंट शो फेस, ऐसे नहीं कि तुम कुछ और हो दिखा कुछ और हो। तो ब्लॉगिंग में मुझे बहुत लोगों ने ऐसा सजेशन दिया, तो मैंने बोला थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, और मेरा ट्रैवलिंग का यही रहता है, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करता हूँ कि मैं अलग अलग जगह जाऊँ। जैसे मैं आज आपके पास आ गया, आपने मुझे बुलाया इतनी दूर से, तो यही चल रहा है मेरा। फर्स्ट वीडियो का क्या एक्सपीरियंस रहा सर? यार देखो, कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस सुनने में आता है, राइट। फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिला, ठीक है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बना रहे होते हो, आप उम्मीद करते हो कि आपके अच्छे व्यूज आएंगे, क्योंकि जिस टाइप से आपने मेहनत की होती है, और अगर आपको उस हिसाब से ना दिया जाए तो थोड़ा सा आपको ऑड फील होता है कि यार आप क्या कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा होता है, मेरे को आया था, लेकिन चीजें हैं, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब की कंसिस्टेंसी क्या मैटर करती है सर इसमें? देखो, मैं अब तक जितने भी यूट्यूबर से मिला हूँ टॉप से, जैसे एक है मथुरा की, बहुत जानी मानी, ठीक है, तो मैं उनसे पर्सनली इंटरव्यू लेने गया था मैं भी उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वीडियो जो बना रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यूट्यूब आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो यूट्यूब आपको प्रमोट भी नहीं करेगा। तो उसमें क्या है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है कंसिस्टेंसी आपको होना चाहिए। आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप वीडियो कब डाल रहे हो, आपकी ऑडियंस कब है, और ये फैसिलिटी आपको वाई की स्टूडियो में मिल जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा वो बहुत चीजें। कई बार सर क्या होता है कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे होते हैं, तो हम कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उससे आप कैसे इसको, एंजाइटी को कैसे देखते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि यार मुझे ये बताओ यार, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मेरा काम नहीं चल रहा। इवन मैं आपको बताऊं, 2022 की बात है, तो एक पर्सन मेरे आस पड़ोस में रहते थे, तो वो आए थे, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा था। आपने क्वेश्चन पूछा डिप्रेशन से निकालने का क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बंदा कर रहा है, व्यूज ना है तो इंसान को थोड़ा सा और तो लगता है यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, आउटपुट नहीं है उसका, आउटपुट नहीं मिल रहा, मेहनत इतना एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहा है, टाइम है, स्मार्ट हार्ट, टाइम सब कुछ कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। तो इससे मैंने जो सीखा, मेरी मोटिवेशनल मेरी लाइफ में कहा कि तुझे हार नहीं माननी, नेवर गिव अप, ठीक है। मेरा एक कोटेशन पढ़ा था और मैंने निजामुद्दीन साहब को भी सुना, उन्होंने बोला ना कि मेरी माँ बोलती थी कि ये तो कचरा है, कचरे का स्थान बदलता है, तू तो इंसान है, तेरा भी स्थान बदलेगा। तो ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है कि यार जब वो इंसान, सोचो उस प्रोग्राम पे नहीं था, आज वो उस पोजीशन पे है कि लोग उसे जानते हैं, वो भी तो इंसान था। तो ये चीजें मुझे इंटरव्यू, और मैं आपको बता दूं, ना मुझे कोई सेलिब्रिटी मोटिवेट करती है, ना मुझे कोई स्पोर्ट्समैन पर मोटिवेट करता है, ना मुझे कोई डांसर पर मोटिवेट करता है। मुझे जो मोटिवेट करता है पर्सनली, मेरी करती है वो फाइनेंशियली सिचुएशन मुझे वो करने के लिए इसलिए मजबूर करती है कि जब अगर आज तुमने नहीं किया ना बेटा, तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम, क्योंकि तुम्हारे कितने भी लोग अपने भी हो, रियल बता रहा हूँ मैं आपको व्यूअर्स, आपके कितने भी सगे हो, एक मोमेंट पे आगे ना आपको ताने देने लग जाएंगे, आस पड़ोस तो देगा ही। अब तो कंसर्न ये है कि मेरी मोटिवेशनल का ये कंसर्न होता है कि यार तू अपने आप को देख, आज यहाँ कर रहा है, ठीक है, एफर्ट लग रहे हैं, मेहनत लग रहे हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन हार नहीं माननी, हार नहीं मारनी जिंदगी में। मतलब व्यूअर्स आपके लिए यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो अपना ये देखिए कि आपके पास खोने के लिए क्या है, और अगर आपको अंदर से आवाज आती है कि मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो फिर आप देर मत करो, आप जो आपको पसंद आता है आप वीडियो बनाओ और डालो विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें आप ये मत देखो कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या लोग क्या सोचेंगे, भाई वो आपके घर पे राशन डालने नहीं आने वाले हैं, और वो आपके डिप्रेशन को दूर करने वाले नहीं आने वाले हैं, और आप ही को करना है जो करना है। तो जो आपको पसंद है आप करिए, एक दिन होगा कि वो लोग आपसे वक्त मांगेंगे आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बोली। बिल्कुल, आज कहते नहीं है कि वक्त, एक्चुअली लोगों ने कोटेशन ही बना रखी है कि वक्त
आता है लेकिन गलत बना अपना रखे टाइम आएगा, अपना टाइम लाना पड़ता है, लाना पड़ता ये है, फैक्ट है। सही बात है। ये बात मैंने सुनी, लोग कहते हैं अपना टाइम है, अपना टाइम आता नहीं है, हाँ, लाना पड़ता लाना है, पड़ता है। स्मार्ट वर्क करके, मेहनत करके, दिल जान से मेहनत करके तो लाना पड़ता है। और तो इवन मैं ये सोचता हूँ कि जब लोग हर कुछ ही अगर डाल रहे हैं, लेकिन हम तो एक डिसेंट वे में अगर एक यूट्यूब को सीखने के लिए हम डाल रहे हैं, तो हम क्या बुरा कर रहे हैं? वो लोग एक्चुअल में गलत कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं है, तो हम तो अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा हमें क्यों शर्म है? एग्जैक्टली सही बात है कि जैसे हाँ। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होती है वो ऐसी वायरल हो जाती है, इसका कोई पैर सही नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। बेतुकी चीजें होती है। हम यहाँ पे तो अच्छी बातें कर रहे हैं, राइट? हाँ। हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, आपको करियर के बारे में बता रहे हैं और अपने फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, क्या चीज सही है क्या चीज। तो मुझे भी लगता है जब वो लोग सक्सेस होते हैं हम क्यों नहीं? सही बात। क्वेश्चन मार्क करो अपने आप। मैं कभी भी डिमोटिवेट होता हूँ ना, तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने आप को क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, क्यों जीडी तू क्यों नहीं करता? भगवान ने तेरे को आंख दी है, हाथ दिए हैं, सही बात फेस है। अच्छा दिया है, टॉकिंग वे अच्छा दिया है, बस तुम क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बस तो ये मुझे मोटिवेट करती है, दैट्स इट चीजें। सर, आगे बच्चों के लिए फ्यूचर में एक क्वेश्चन आता है कि 12th पास आउट करने के बाद हमको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनको पता ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सब्जेक्ट लेने में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जैसा कि आप और हमने भी इस चीज को फेस किया है। बिल्कुल एक बोर्ड क्लास के बाद एक टर्न आना होता है, तो क्या सजेशन आप देना चाहते हैं? क्या ऑनलाइन आपकी एजुकेशन इस चीज में काम कर रही है आपकी अकेडमी? जुनेद, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछे भी थे जब मैं कई सारे इंटरव्यू भी गया था, एज वेल एज कई जगह पर हुए भी थे। मेरा सबसे बड़ा ओपिनियन होता है कि यार देखो, बच्चों को ना अपने करियर के बारे में 10th क्लास के बाद सोच देना चाहिए। बच्चे स्टार्ट करते हैं 12th के बाद और उन्हें ये भी नहीं पता होता करना क्या है। कई बार जो गलती मैंने भी की। सही बात है, कई बार तो बच्चे दोस्तों के उसमें भेड़ चाल में आ जाते हैं, भेड़ चाल में जो बच्चा कर रहा है मैं भी ले रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं 10th में था तो मेरे ऊपर भी ऑब्जेक्शन और क्वेश्चंस थे कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, साइंस लेनी चाहिए या बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ और मेरा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा चाहता है करियर में उसको क्या बनना चाहिए, तो बच्चे को 10th क्लास से ही सोचना पड़ेगा कि व्हाट शुड आई डू और नॉट। क्योंकि अगर वो 12th के बाद करता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, 100% भटक जाएगा। क्या कहेगा? कुछ 10 लोगों के पास जाएगा, वो भैया वो कर रहे थे, वो मैं कोई भी करना है, जिनको खुद नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग ऑन। वही तुम्हें ज्ञान देंगे जिन्हें खुद नहीं पता कि जिंदगी में क्या करना है, समझ रहे? तो इसलिए बेस्ट ये है कि अपने जितने भी सलाहकार हैं, आपके घर में पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी दीदी हो सकती है, आपके मास्टर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनसे सजेशन लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आपकी ब्रीफ मालूम हो, आपकी कमियां मालूम हो। क्योंकि क्या होता है, आप नए लोगों से पूछ रहे हो, नए लोगों को नहीं मालूम भाई। मैं एग्जाम्पल लूं, अगर कोई मुझसे नया बंदा है, ठीक है, अब मैं उसके साथ नहीं पला बड़ा, अब वो मुझे उसके बारे में पूछे, मैं नहीं बता पाऊंगा ना, मैं कैसे बता पाऊंगा भाई? अब ये लोग उम्मीद करते हैं नहीं उस बंदे को एक्सपर्ट, जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट इज द गुड एजुकेटर फॉर द अनदर सब्जेक्ट, ध्यान रखना। ये बहुत कंसेप्ट वाली बात बता रहा हूँ लाइन। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट है तो वो हर काम में एक्सपर्ट होगा। कई बार नहीं, माइंड ऑफ सेट कुछ और प्रोडक्शन अलग हो सकती है। जैसे हम अपनी बताएं, हम एज ए टीचर हैं, अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी हिसाब से पढ़ाएगा, उसी हिसाब का आपका कंटेंट देगा, अलग हो सकता है उसका बताने का। तो तुम अपना, और मेरा क्वेश्चन एक आंसर ये भी है अपने आपके ऑडियंस से कि जिंदगी में अगर आप कभी भी फंस जाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, सब मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव बता रहा हूँ। मैं अगर मुझे भी अगर किसी सजेशन लेना हो, अंदर से जो आवाज आएगी, जो अंदर से जो आवाज आएगी ना, वो तुम्हारी रियल हीरो है। सही बात। जैसे आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी इंटरनल है कि जब आपने स्टार्ट किया पॉडकास्ट, तो आपकी इंटरनल वॉइस ने ये कहा था करने के लिए, या आपने ये सोचा कि नहीं यार मैं से सिर्फ रैंडमली स्टार्ट कर रहा हूँ? नहीं, रैंडमली तो नहीं है, मेरा काफी टाइम से प्लान था सर ऑनलाइन पे कुछ आने का। क्योंकि मैंने वो चीज आपको बताई ना कि जब आप ये देख रहे हो कि यार हर कोई कुछ ना इस चीज में ट्रेंड में आ रहा है, कुछ ना कुछ वीडियोस बना रहा है, और हर कुछ करने के बाद ही वायरल हो रहा है, तो हमारे पास तो स्किल है, टैलेंट है, और मैं सिर्फ एक दायरे में सिमट के काम नहीं कर सकता। अगर मैं 50, 60, 100 बच्चों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ और उनकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आउटपुट भी अच्छा आ रहा है, स्टूडेंट्स का एक रिजल्ट आता है कि हाँ ठीक है, हमको चीज समझ में आई है सर, काफी हद तक कुछ चीज हमको दिमाग में बैठ जाती है आपको पढ़ाया हुआ, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि क्यों ना इसको एक लार्ज स्केल पर क्यों ना बेनिफिट लिया जाए। जैसे मोदी जी का डालोगे ना कि बेनिफिट लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ऑनलाइन पे आने का मेरा मेन जो ये एम था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्टिंग हम इसमें एजुकेशन में करा सकते हैं, तो कितना फायदा होगा कि एक लिमिटलेस अगर हम काम करें तो यूट्यूब भी हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। सेकंड पॉडकास्ट करने का इरादा ये हुआ कि सर जो मैंने बताई ना, मेंटली तौर पे स्टूडेंट्स बहुत जेनजी जो है ना एक अलग लेवल पे जा रहा है। मतलब ये वो जनरेशन आ गई है कि जहाँ पर इमोशंस से ज्यादा वो टाइम दे रहा है अपने मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर, जो कि एक कहीं ना कहीं भटकता हुआ मुझे महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी, और नाम भी मैंने इसलिए रखा है गेम चेंजर, कि हो सकता है कोई ना कोई व्यूअर इस चीज को देख करके अपना एक माइंडसेट चेंज करे कि नहीं कहीं ना कहीं मैं गलत था और आज मुझे इस चीज से मुझे दिख रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो वीडियो देखने के बाद अपना रास्ता सही कर ले। तो यही मेरा एक संदेश है अपने व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, थैंक यू, आपने आंसर दिया। यही चीजें मेरे दिमाग में भी थी कि यार अगर बंदा, जैसा आपने बताया, आपने भी ऑब्जर्व किया, जेन जी है स्पेशली, वो फोन पे एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि 24 में से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 घंटे तो वो ऑनलाइन बिता रहा है। मतलब अगर हम एवरेज भी निकालें तो 18 घंटे तो वो लगा रहा है। पेरेंट्स यहाँ तक भी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बोलते नहीं है, या डॉक्टर्स से मेरे काफी हद तक बात होती है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कुछ डॉक्टर से बात होती है, एक्सपर्ट से बात होती है, वो ये बोलते हैं उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो अब इस प्रकार से आ रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो 5 साल का हो गया लेकिन अभी तक बोल नहीं रहा है ठीक से, और चलना तो ठीक है वो बच्चा सीख जाता है, लेकिन एक बोलना जो उसका बेसिक है, जिसकी मातृभाषा वो नहीं आ रही है। कारण पूछा जाता है तो
उसका ये बताया जाता है कि वो मोबाइल पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब वो खाना ही नहीं खा रहा है कई बार, तो मतलब मोबाइल की इतनी आदत हो गई है कि मोबाइल देखेगा तो तभी ये खाना चीज़ खाएगा। खाएगा वो। तो सोचो ये तो बहुत गलत हो रहा है इतना, impact और पड़ इस रहा है। चीज से उसकी आंखों की वजह से डिफेक्ट पड़ रहा है, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत डिफेक्ट पड़ रहा है। तो वो बच्चा कैसे आगे अपने करियर में सक्सेस करेगा? तो सोचो आप कितना बड़ा जहर अपने बच्चों को दे रहा है, वो भी अपने हाथों से दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, सोसाइटल अटेम्प्ट बच्चों के लिए हो गया। सोसाइटल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये बहुत चीजें मैटर करता है। आगे चलते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए एक चैलेंज मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमारे वीडियो पर पहले आप 10,000 लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो को हम पार्ट 2 तक लेके जाएंगे, इसका भी एक स्केल करेंगे। बिल्कुल। और सर ने मुझे दिल्ली के लिए भी इनवाइट किया है, तो बहुत जल्द हम दिल्ली में भी इसका पॉडकास्ट में पार्ट 2 करने बिल्कुल जाएंगे। जुनेर, आना है, याद रखना कीमती समय निकाल के आपको आना पड़ेगा। मैं फोन करके पागल कर दूंगा, याद रखना। जो फैसिलिटी तुम्हें हम देंगे वो फैसिलिटी तुम हमें दे रहे हो, हम आपको कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा। Sure, और आप बिल्कुल कोशिश यही करना कि आप ज्यादा से ज्यादा आओ, ठीक है। अपना 3 दिन का तो टूर कम से कम लेके आओ दिल्ली की जिम्मेदारी मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। दिल्ली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इन्हें सब कुछ हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मैं पूरा इन्हें श्रद्धा देता हूँ कि आप प्लीज दिल्ली आइए और अटेंड करिए। और हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे जितने व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी जुनेद ने कहा कि 10,000 लाइक्स शेयर करो, और जुनेद जो चाह रहे हैं उसको जल्द से जल्द सक्सेस करो, मैं यही कह सकता हूँ।